सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पहला पाठ स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। हमने काव्य खंड के 2 पाठ कर लिए हैं, सूरदास जी और तुलसीदास जी द्वारा रचित। दोनों के कुछ प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। आज हम गद्य खंड का जो आपका पहला पाठ है वो करेंगे। तो पाठ को करने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक स्वयं प्रकाशक का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहला सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा कोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचक परंपरा को समृद्ध करती हैं। नेताजी का चश्मा जो उन्होंने पाठ लिखा है, रचना की है, उसका हम थोड़ा सा सार पढ़ेंगे। पहले मैं उसकी आपको रूपरेखा उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और उन सबसे प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है ना। देश में रहकर देश के लोगों से, वहाँ की वनस्पतियों से, जानवरों से, पशु पक्षियों से, पहाड़, नदियों, सबसे प्रेम करना ही क्या होता है, हमारी देशभक्ति होती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। देशभक्ति की भावना ये नहीं कि बड़ों में ही होती है, देशभक्ति की भावना हम सब में ही व्याप्त होती है। तो आपका पाठ है नेताजी का चश्मा। तो हम आज इसका थोड़ा सा मैं आपको सार पढ़ा देती हूँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से। पहला है, हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुई मूर्ति को देखना। हालदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुले छत वाले सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वे गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा इसे नगर पालिका के किसी उत्साही व्यक्ति ने, अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी से लगाया होगा। हो सकता है कि मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय
पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा। उन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का ये नया विचार बहुत पसंद आया कि मूर्ति तो सब कुछ संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन जो चश्मा था वो उस पे कैसा लगता था? असली का चश्मा लगता था। मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। हालदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति का चश्मा दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाला होगा वहाँ पे कोई आसपास, उससे इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ादी हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वह लंगड़ा क्या हो जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसे एक फ्रेम मांगा तो वह फ्रेम को वहां से उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये अभी हमने सिर्फ 2 ही बिंदु लेके इस पाठ को पढ़ा है, तो मैं आपको थोड़ा सा पाठ भी पढ़ा देती हूँ। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसे एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई जो शौचालय वो होता है बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी ठीक है, मूर्ति। ये कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उनके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह या चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई भी फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, देखा।
इस पे गौर किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरन जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा गया तो चश्मा दूसरा। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। क्यों देखते थे मूर्ति को ध्यान से? चश्मे के बदलने के कारण। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि ऐसा क्यों होता है ना, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला कोट खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, यानी बहुत मोटा सा होगा, तो हंसा तो वो भी हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। जो अगर किसी को भी चश्मे का फ्रेम चाहिए होता है तो जो मूर्ति वाला था वो क्या करता है, उस फ्रेम को जो लेना चाहता है उसको दे देता है और वहाँ पर दूसरे फ्रेम का चश्मा फ्रेम लगा देता है। अब हालदार साहब को सब कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ठीक है बच्चों, अब तक हमने यहीं तक पढ़ा है कि वो जो कैप्टन है वो बार बार किस तरह नेताजी का चश्मा बदलता है, क्यों बदलता है। हालदार साहब को जब इसकी कहानी पान वाले से पता चलती है तो वो इस पे भी बहुत ताज्जुब करते हैं और वो सारी कहानी समझ जाते हैं कि वो इस चश्मे को, जो इसका फ्रेम है, मूर्ति पे जो फ्रेम लगा हुआ, वो हर बार क्यों बदल देता है। अब हम कल पढ़ेंगे मूर्ति के चश्मे की पीछे की कहानी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल इसका भाग 2 करेंगे। धन्यवाद।